हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में रिलीज किया गया है उसको 10 अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड करके पूरा इकोनॉमिक सर्वे आप तक इफेक्टिवली पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी डिटेल्स में हम एंटर करें, सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होता है और बजट प्रेजेंट करने से जस्ट पहले हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है काफी डिटेल में। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने जो बजट की डिटेल सुनी होंगी जिसको गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहती है, इसका मतलब बजट का मतलब है कि आपकी टोटल कितनी अर्निंग होंगी, कितनी आपकी एक्सपेंडिचर होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप कितना स्पेंड करेंगे, आपकी बोरोइंग्स क्या रहेंगी, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसी आपको दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस की जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी चीजें कैप्चर होती हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बजट भी कहते हैं, जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग एरियाज के लिए फंड एलोकेट किए जाते हैं। कि मान लीजिए हेल्थ सेक्टर पे 50,000 करोड़ रुपीस का बजट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सिमिलरली एजुकेशन पे बजट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बजट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट और एरियाज को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट को लेके, डिफरेंट पॉलिसीज को लेके, अलग अलग फोकस एरियाज को लेके बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस आपको बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, जिसको बजट के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, उससे आपको मिल सकते हैं। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? जब ये सारी डिटेल्स हमको बजट में मिल जाती हैं तो बेवजह इकोनॉमिक सर्वे क्यों लॉन्च किया जाता है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको हम समझें तो कोई भी आप डिसीजन लेंगे उससे पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, आप सिचुएशन को स्टडी करेंगे, आप सर्कमस्टांसेस को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि किस किस एरिया में इंडिया की या किसी भी और कंट्री की क्या ओवरऑल सिचुएशन है। यही बेसिकली एक्सरसाइज है इकोनॉमिक सर्वे की, कि इकोनॉमिक सर्वे जो अभी तक करंट ट्रेंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं उनको डिटेल में स्टडी करता है। इसके अलावा वो बेसिकली फोरकास्ट करता है कि अगले एक साल में सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व होती हुई या उभरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मुझे अपने एजुकेशन सेक्टर में कितना फंड देना चाहिए या कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, यह सिंपल डिसीजन लेना है। तो इससे पहले कि मैं इस इफेक्टिव डिसीजन पर पहुंच पाऊं, सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि आज की हालत में एजुकेशन सेक्टर मेरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन आप ले लीजिए, आप सेकेंडरी एजुकेशन ले लीजिए, आप हायर एजुकेशन ले लीजिए, आप टेक्निकल एजुकेशन ले लीजिए। इन सारे एरियाज में अभी इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की क्या हालात है, जब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे तब तक कितना मुझे फंड किस सेक्टर में, किस फॉर्म में, कब या कौन कौन से एरियाज में इन्वेस्ट करना होगा, आप शायद प्रॉपर्ली वो डिसीजंस इफेक्टिवली ना ले पाएं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर मुझे 2022-2023 एक साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए या एक साल के कैलेंडर ईयर के लिए या बजटेड ईयर के लिए अगर मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे कितना पैसा एक्सप्रेसवे बनाने में लगाना है, कितना पैसा मुझे हाईवेज बनाने में लगाना है, कितना पैसा मुझे मेट्रो रेल में लगाना है, कितना पैसा मुझे हो सकता है 2 लेन को 4 लेन करने में लगाना हो, कितना पैसा मुझे स्टेट हाईवेज को डेवलप करने में लगाना हो, या कितना पैसा मुझे सुपर एक्सप्रेसवेज बनाने में लगाना हो, या कितना पैसा मुझे डिफरेंट रिंग रोड्स एटसेट्रा डेवलप करने में लगाना हो, या प्रधानमंत्री बेसिकली सड़क योजना में लगाना हो, या रूरल एरियाज में रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर सेक्टर में लगाना हो। यह डिसीजन आप तभी ले पाएंगे तब आपके पास रोबस्ट डेटा सेट अवेलेबल है कि मेरा पावर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितनी मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, कौन एरियाज में मुझे ज्यादा फोकस करना होगा, कौन एरियाज ज्यादा बेसिकली इंपैक्ट हो सकते हैं अगले एक साल में। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है अलग अलग सेक्टर्स को डेटा के बेसिस पे एनालाइज करने की, उनका एक प्रॉपर असेसमेंट करने की, ये सारी एक्सरसाइज सबसे पहले कैरी आउट की जाती है इकोनॉमिक सर्वे के फॉर्म में। मतलब आप एक सर्वे कैरी आउट करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी सेक्टर हो, क्विनरी सेक्टर हो, इन सभी का बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनके डेटा के बेसिस पे, ट्रेंड्स के बेसिस पे
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हो सकता है इंडिया में क्या हो रहा है सिर्फ उससे ही इंपैक्ट ना होते हो, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकता है एक्सटर्नल सेक्टर्स की वजह से भी इंपैक्ट होते हो। तो ये सारा जब आप असेसमेंट करते हैं और उन सबको आप समराइज करके अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मेरी ये सिचुएशन दिखाई देती है, ये इसका बेसिकली फोरकास्ट है। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में, सिमिलरली सोशल सेक्टर में हो सकता है विमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड या जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं एससी एसटी एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज में अभी सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है। तो हो सकता है उस सर्वे का, उस एनालिसिस का, उस एक्सरसाइज का ओवरऑल आउटकम ये निकल कर आए कि मुझे न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना होगा, या मुझे स्कूलिंग पे बेटर फोकस करना होगा, या मुझे आंगनवाड़ी पे बेटर फोकस करना होगा, या मुझे ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, या मुझे हो सकता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम जो है उन पे ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि डिफरेंट सेक्शंस के, मार्जिनलाइज सेक्शंस के या डिसएम्पावर्ड सेक्शंस के बच्चे या हो सकता है एडल्ट्स या स्टूडेंट्स ज्यादा इफेक्टिवली एनरोल अपने आप को करवा सके एजुकेशन प्रोग्राम्स में। ऐसे हेल्थ सेक्टर्स के सर्वे हो सकते हैं कि किस तरीके से मेरा प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, कैसे मेरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर परफॉर्म कर रहा है, कैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, क्या मुझे प्राइवेट सेक्टर में करना है, क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर को बेटर करने में करना है। जो भी डिसीजन आप लेंगे जिस भी सेक्टर से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं एक रोबस्ट डेटा सेट के ऊपर बेस्ड होना ही चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है कि इससे पहले कि मैं अल्टीमेट डिसीजन पे पहुंच पाऊं कि किन एरियाज पे मुझे फोकस करना है, किन एरियाज को मुझे कितना फंड एलोकेट करना है, किस एरिया से मुझे कट करना है, कौन से नए एरियाज में इवॉल्व करना है, कौन सी नई स्कीम्स को लाना है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये रोबस्ट एनालिसिस अवेलेबल हो। इस रोबस्ट एनालिसिस का, इस डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज का, इस डेटा एनालिसिस एक्सरसाइज का या इस ओवरऑल सर्वे एक्सरसाइज का ही बेसिकली शॉर्ट में नाम आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक एंड सर्वे मतलब आप इकोनॉमी को सर्वे करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को सर्वे करते हैं, ताकि उसकी रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग जब आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी, तब उसके बेसिस पे जो एनालिसिस निकल कर आता है, जो समरी निकल के आती है, जो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप बजट के थ्रू उन एरियाज पे फोकस करना शुरू करते हैं कि अगले एक साल के लिए, अगले एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना पैसा अलग अलग डिफरेंट हेड्स में एलोकेट किया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाएगा, डिफरेंट स्कीम्स को एलोकेट किया जाएगा। हो सकता है कुछ स्कीम्स का पैसा आप कम कर दें, कट कर दें, हटा दें। हो सकता है कुछ नई स्कीम्स आप लॉन्च करें या जिनका फंडिंग एलोकेशन पैसा आप बढ़ा दें, क्योंकि हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे या डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पे आपका बेसिकली कंक्लूजन निकल के आए कि अब ये एरियाज या तो सैचुरेट हो गए हैं या ऑब्सोलीट हो गए हैं। कुछ नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं जिसमें इंडिया को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना होगा। यह बेसिकली है वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको बेसिस समझ में आए कि किस किस बेसिस पे, किस किस डेटा के बेसिस पे क्या बेसिकली डिसीजंस लिए गए हैं, क्यों वो डिसीजंस लिए गए हैं बजट के थ्रू। बजट एक रिलेटिवली शॉर्ट एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, क्योंकि मेजर जो हैवी लिफ्टिंग है वो आप करते हैं इकोनॉमिक सर्वे कैरी आउट करने में। उसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा मिलता है, एनालिसिस मिलता है, जिसके बेस्ड पे आप बजट बेस्ड डिसीजंस आप बेसिकली अल्टीमेटली लेते हैं। तो दोस्तों, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हर साल के इकोनॉमिक सर्वे की कंटिन्यूटी को कैरी ऑन करता दिखाई देता है। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस इस बार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत लोग ऐसा आप सुन रहे होंगे कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलेटिवली शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, छोटा डॉक्यूमेंट है। पिछले कई सालों से लगातार ट्रेंड चला आ रहा था, मुझे लगता है 2007-8 के बाद से, कि इकोनॉमिक सर्वे धीरे धीरे एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनता चला आ रहा था, ऑलमोस्ट 800-900 पेजेस का, जिसमें 2 वॉल्यूम्स पब्लिश किए जाते थे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड प्लस बेसिकली अपेंडिसेस। लेकिन इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सिर्फ सिंगल वॉल्यूम पब्लिकेशन है। और कई लोगों का यह भी कहना है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होने के वक्त शायद परमानेंट हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं थे, जो एक्चुअली अल्टीमेटली लीड करते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिकेशन को, जिसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड करती है पूरे बजट एलोकेशन स्कीम्स को, स्ट्रेटेजीज को। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ सिंगल वॉल्यूम रफली 450-460 पेजेस का सिंगल डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे टोटल बेसिकली 10 डिफरेंट सेक्टर्स में बटा हुआ है या डिवाइडेड है। हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी इस इकोनॉमिक सर्वे को आप तक पहुंचाने की, वो कुछ इस तरह होगी कि इकोनॉमिक सर्वे
कि जो ये 10 लेक्चर्स हैं इनको एक एक करके आप तक अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू एक सीरीज के तौर पे पहुंचाएंगे और उसी बेसिकली सीरीज का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आज हम दोस्तों प्रेजेंट करेंगे। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, अगर आप देखें कि कौन कौन से वो 10 डिफरेंट एरियाज हैं या 10 डिफरेंट बेसिकली सेक्टर्स हैं या 10 डिफरेंट चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, तो अगर एक एक करके उनको हम लिस्ट आउट आपके सामने करना शुरू करें तो वो है सबसे पहला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इसमें ओवरऑल इकोनॉमी किस तरीके से दिखाई देती है, क्या डिफरेंट सेक्टरल ट्रेंड्स हैं, क्या डिमांड ट्रेंड्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है डिफरेंट बेसिकली ट्रेंड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या इंडिया की कहती है, सप्लाई साइड क्या रिफॉर्म्स लिए हैं और ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक क्या दिखाई देता है। यह है चैप्टर नंबर 1 जिसको आज हम मेजरली एग्जॉस्टिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे लेक्चर नंबर 2 में कवर किया जाएगा इस सीरीज के, वो होगा फिस्कल डेवलपमेंट्स पे। मतलब बेसिकली डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजीज क्या है, पैंडेमिक का क्या इंपैक्ट रहा, पैंडेमिक को कैसे हमने रिस्पॉन्ड किया फिस्कल डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट फिस्कल इंडिकेटर्स की 2021-22 में, उसके बारे में भी डिटेल में आपसे बात करेंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या है गवर्नमेंट फाइनेंसेस में, सेंटर की सिचुएशन क्या है, स्टेट्स की सिचुएशन क्या है, टोटल जनरल गवर्नमेंट की पॉलिसी मेजर्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा लेक्चर नंबर 3 में कवर होगा, वो कवर करेगा एग्जॉस्टिव तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर्स को। मतलब डोमेस्टिक सेक्टर्स की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, या इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट्स है, उसमें हमारी सिचुएशन क्या है, सर्विसेज में क्या ट्रेड है, प्राइवेट ट्रांसफर्स की क्या पोजीशन है, इनविजिबल्स की क्या पोजीशन है, इंडिया के करंट अकाउंट बैलेंस की क्या सिचुएशन दिखाई देती है, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट की क्या सिचुएशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ओवरऑल सिचुएशन क्या दिखाई देती है, क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके अलावा क्या एक्सचेंज रेट्स हैं या नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है, एंड अल्टीमेटली एक्सटर्नल डेट की इंडिया की लेके क्या पोजीशन है। जो लेक्चर नंबर 4 होगा या चैप्टर नंबर 4 होगा, वो होगा मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से लेके, जिसमें डिफरेंट टाइप के मॉनेटरी डेवलपमेंट्स हो या इंडिया की लिक्विडिटी कंडीशंस क्या हैं, कैसे उसको इफेक्टिवली इंडिया मैनेज कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल कर आए हैं, बैंकिंग सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन, बैंकिंग की लैंडिंग कैसी है, डिपॉजिट्स की क्या सिचुएशन है, क्रेडिट ग्रोथ की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उस पूरे सेक्टर की क्या ओवरऑल पोजीशन दिखाई देती है, इसके बारे में डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है जैसे एफपीआईज का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, या इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस का, इंश्योरेंस सेक्टर का, पेंशन सेक्टर का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड की अभी तक की क्या परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4 में। जो लेक्चर नंबर 5 होगा या चैप्टर नंबर 5 होगा, वो प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन को कवर करेगा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन या ग्लोबल महंगाई दर किस तरीके से चल रही है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसे उससे इंपैक्ट हो रही है, या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ओवरऑल किस तरीके से दिखाई देता है। इसके अलावा जो करंट ट्रेंड्स हैं इन्फ्लेशन में, ड्राइवर्स में, हाउसिंग प्राइसेस में, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स, ये एक शॉर्ट टॉपिक बेसिकली होगा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 कवर करेगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब एनवायरमेंटल साइंस और क्लाइमेट चेंज को एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22 में। इंडिया की क्या प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज पे, उसके अलावा एनवायरमेंट का क्या स्टेट है इंडिया में, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ले रहा है, इसके अलावा फाइनेंस कैसे हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट इनिशिएटिव्स खासतौर से इंटरनेशनल स्टेज, उनके बाद हम एक शॉर्ट कंक्लूजन आपको डिलीवर करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में। जो लेक्चर नंबर 7 होगा, चैप्टर नंबर 7 होगा, जो कि एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को डिटेल में कवर करेगा, जिसमें एग्रीकल्चर का ओवरऑल जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, टोटल सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, जिसपे अगर आप इकोनॉमी करंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे है उसकी की फाइंडिंग्स को हमने एक शॉर्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स के तौर पे भी आपको डिलीवर किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे डिफरेंट एलाइड सेक्टर्स की कि एनिमल हस्बेंड्री की क्या सिचुएशन है, डेयरी सेक्टर, फिशरीज की क्या सिचुएशन है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में इंडिया किस तरीके से फोकस कर रहा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में भी आज हम इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू आपसे बात करेंगे। फूड मैनेजमेंट हो जाए, चाहे फर्टिलाइजर हो जाए, इन सभी को हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 7
या बेसिकली चैप्टर नंबर 7 के थ्रू। लेक्चर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम आईआईपी की बात करेंगे, क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडेक्स आईसी जिनको कहा जाता है, उसमें क्या ट्रेंड्स इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की क्या सिचुएशन है इंडिया में, और क्रेडिट को लेके या क्रेडिट ग्रोथ को लेके इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन दिखाई देती है, क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। एफडीआई का क्या हाल है और परफॉर्मेंस, चाहे वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, उनकी क्या सिचुएशन दिखाई देती है। फिर हम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उसके बाद फाइनली हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, और अच्छा ही नहीं, सिर्फ जो बुरा, मतलब कि चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्री के सामने, कैसे हम उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ हम लेक्चर नंबर 8 या बेसिकली चैप्टर नंबर 8 को कंक्लूड करेंगे। जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा या चैप्टर होगा, जो कि सर्विस सेक्टर को डेडिकेटेड होगा, उसमें हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कोविड-19 का किस तरीके से इंपैक्ट रहा, खासतौर से सर्विस सेक्टर को लेके, और ऐसे एरियाज में जहां पे ह्यूमन कांटेक्ट इन्वॉल्व हो, जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रहा कोरोना का या कोविड-19 पैंडेमिक का। इसके अलावा क्या वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट यूज कर रही है, क्या वो इंडिकेट करते हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अब लेने में लगी हुई है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर्स का शेयर्स है डिफरेंट स्टेट्स को लेके, यूटीज में लेके, उसके बारे में भी एक समरी डिस्कशन हो जाए। इसके अलावा एफडीआई इनफ्लोज की क्या सिचुएशन है सर्विस सेक्टर में, ट्रेड किस तरीके से दिखाई देता है सर्विस सेक्टर में, और जो मेजर सर्विसेज हैं उनके क्या डिफरेंट सब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हैं, रीसेंट पॉलिसीज क्या हैं सर्विस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए। जो लास्ट लेक्चर होगा या लास्ट चैप्टर होगा, लेक्चर नंबर 10, वो फोकस करेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर चुका है कोविड-19 के रिस्पॉन्स में, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, एजुकेशन सेक्टर के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट में क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की क्या सोच है या क्या लेटेस्ट डेटा सेट हमको बताता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो जाए या रूरल डेवलपमेंट, इन सभी सोशल सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एटसेट्रा, इन सभी के बारे में जो हमारा डिस्कशन होगा, वो हमारा डिस्कशन आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 10 या बेसिकली चैप्टर नंबर 10 के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स रही कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को स्ट्रक्चर किया गया है, क्यों इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, और किस किस एरियाज को किस किस चैप्टर्स में इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया है, जिनको हम एक एक करके इस पूरी सीरीज के तौर पे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आज का जो लेक्चर का मेन फोकस है, जो बेसिकली बेस्ड है लेक्चर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1, जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी को देखें, अर्थव्यवस्था को देखें, तो ओवरऑल क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, क्या ओवरऑल पिक्चर दिखाई देती है हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की। इसमें अब मुझे लगता है डीप डाइव करने का वक्त आ गया है दोस्तों। अगर आप पहले लेक्चर या पहले चैप्टर की कुछ की फाइंडिंग्स को देखें, तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि इस बार कि जो इकोनॉमिक सर्वे है या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी है, और मैं कहूंगा सिर्फ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी क्यों, ग्लोबल इकोनॉमी भी, जो कोविड-19 या पैंडेमिक का इंपैक्ट है, खासतौर से सेकेंड वेव एटसेट्रा को लेके, और उसकी वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस हुए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए, और इसके अलावा हाल ही में पिछले कुछ महीने में जो हम ओमिक्रॉन को लेके कोविड-19 की थर्ड वेव की बात की जा रही है, उन सभी से हमारी इकोनॉमी, साथ ही साथ जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वो भी इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो भी पिक्चर हमको दिखाई देती है, चाहे प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, टर्शियरी सेक्टर में हो, क्वार्टरली सेक्टर में हो या क्वीनी सेक्टर में हो, ये सभी कहीं ना कहीं पैंडेमिक के इंपैक्ट से इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई देती हैं। इसका मतलब जैसे ही कोविड-19 ने हिट किया 2020, उसके बाद ऑलमोस्ट ए सेकेंड और थर्ड ईयर जिसको कह सकते हैं कोविड-19 का, उसको जो रिस्पॉन्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग तरीके से, जैसे सेफ्टी नेट्स हो, ताकि जो वनरेबल सेक्शंस हमारी सोसाइटी या बिजनेस सेक्टर है उस पर उसका इंपैक्ट कम किया जा सके, इन सभी को भी इकोनॉमिक सर्वे ने ब्यूटीफुली कैप्चरिंग करने की कोशिश की है। इसके अलावा ओवरऑल ट्रेंड यह भी कहता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, वो इस पैंडेमिक के पीरियड के दौरान भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश की पैंडेमिक की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट रहे हमारे इकोनॉमी में, हमारे प्राइवेट बिजनेसेस पे, उसको कैसे इवन आउट किया जा सके।
मार्केट में कैसे कैपिटल इन्फ्यूज की जा सके, कैसे जॉब्स को बढ़ाया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे एक मेजर पुश इंश्योर किया है। इसके अलावा जो सप्लाई साइड मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड एक्सपेंशन को इंश्योर कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो भी ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर ट्रेंड निकलकर सामने आता है। गवर्नमेंट की कोशिश रही है कि एक फ्लेक्सिबल लेकिन मल्टी लेयर्ड अप्रोच, मतलब अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लेवल पे उनको सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का, एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जिसको गवर्नमेंट ने एक नाम दिया है जिसको कहा गया है एजाइल फ्रेमवर्क। और एजाइल फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या जो हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको आप रियल टाइम स्टडी करें, उनसे आप लगातार फीडबैक लेते रहें और उससे जो ट्रेंड एनालिसिस निकल के आता है उसके बेसिस पे आप रियल टाइम डिसीजंस लें। अब डीप डाइव हो जाए कि नंबर्स बेसिकली क्या कहते हैं। ये तो ओवरऑल जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक ओवरऑल ओवरआर्किंग सेंस की बात हो गई। अगर आप एडवांस एस्टिमेट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का एक्सपेंशन ग्रोथ रफली कितना हो जाएगा। ऐसा लगता है कि रफली 9.2% ग्रोथ रेट रहेगा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा मेजर 2020-21 के बीच में बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोरोना 19। इसका मतलब है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी ऑलरेडी जो प्री पैंडेमिक या कोरोना से पहले के जो लेवल्स हुआ करते थे उसको ऑलरेडी पास कर चुकी है। अब इकोनॉमी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है और 2021-22 में यह बढ़ के हो सकता है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी के तौर पे अपनी बढ़त को बनाए रखे। ज्यादातर इंडिकेटर्स यही कहते हैं कि जो सेकंड वेव रही और सेकंड वेव Q1 में रही पिछले साल, उसका इंपैक्ट ऐसा लगता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम देखा गया, बजाय जो पूरा लॉकडाउन कर दिया गया 2020-21 में उसके कंपैरिजन में। एक अच्छी न्यूज इस बात को लेकर भी निकल कर आ रही है कि जो हमारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है वो सबसे शायद कम इंपैक्ट उसने देखा हो पैंडेमिक का, और इसकी वजह से 2021-22 में इसकी ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया गया है रफली 3.9%। प्रीवियस ईयर या पिछले साल इसकी ग्रोथ रही 3.6%। इसका मतलब पैंडेमिक के पीरियड में जब बाकी सेक्टर्स, चाहे इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ देखी, कॉन्ट्रैक्शन देखा, उस पीरियड के दौरान भी एग्रीकल्चर हमारी 3.6% पॉजिटिव रेट के साथ बढ़ती रही, जो इस साल या 2021-22 के पीरियड के दौरान ऐसा लगता है कि 3.9% से ज्यादा की बढ़त बनाए रखेंगे। अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देख लें कि जीवीए में या ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, जिसको आप ब्रॉड टर्म्स में जीडीपी भी कह सकते हैं, और जीडीपी और जीवीए में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की हमारी सीरीज में जाएंगे तो पहले या दूसरे लेक्चर में वो आप बेसिकली डाउट बहुत डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। अगर जीवीए में हम इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा लगता है कि जीवीए में इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर 11.8% हो जाएगा 2021-22 में, और 2020-21 मतलब पिछले साल इसमें हमने 7% का कॉन्ट्रैक्शन देखा या नेगेटिव ग्रोथ देखी। सिमिलरली अगर बात हो जाए सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर ऐसा लगता है पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा हिट हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और इस वजह से ऐसे सेक्टर्स जिसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व हो, जिसमें लोग बेसिकली इन्वॉल्व हो, उस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा इस ग्लोबल कोरोना वायरस की वजह से। सर्विस सेक्टर का एस्टिमेट है कि ये रफली 8.2% की ग्रोथ को इंश्योर करेगा 2021-22 में, और पिछले साल इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रफली 8.4% की नेगेटिव ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली विटनेस की गई थी। अगर आप टोटल कंजम्पशन को देख लें तो ऐसा लगता है कि टोटल कंजम्पशन रफली 7% के आसपास बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा 2021-22 में, और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा इस ओवरऑल कंजम्पशन को बढ़ाने में वो किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का? वो रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर। सिमिलरली जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी ऑलरेडी दिखाई देता है कि उस लेवल को क्रॉस कर चुका है जो पैंडेमिक से पहले या कोरोना के हिट करने से पहले हम देख रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे ही पैंडेमिक ने हिट किया तो सबसे पहला रिस्पॉन्स रहा कि लोगों के लिए सेफ्टी नेट लाया जाए और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लेके। अब कुछ बात हो जाए एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स का लगता है चाहे गुड्स की बात हो जाए चाहे सर्विसेज की बात हो जाए,
एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बढ़त दर्ज कर रहे हैं 2021-22 में। लेकिन बुरी खबर यह भी है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो भी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंपोर्ट्स के बढ़ने के दो मेजर रीजंस हैं कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो डोमेस्टिक डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, खास तौर से ऑयल प्राइसेस हैं या बेसिकली और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, कोल हो सकता है, जिनकी लगातार प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स और महंगे होते चले गए हैं। तो एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स उससे ज्यादा बेसिकली बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेड ऐसा लगता है नेगेटिव में ही शायद देखने को मिले। इसका मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2021-22 में रफली 9.2% के बाद अगले बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2022-23 में ऐसा हमको लगता है रफली 8.5% के आसपास ग्रोथ अपनी दर्ज करेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है कि इंडिया या इंडिया पॉलिसी मेकर्स के हाथ में हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बेसिकली ग्लोबल इंपैक्ट या ग्लोबल इवेंट्स या वर्ल्ड स्टेज पे क्या चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते ही चले जाएं। इसी वजह से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्लियरली मेंशन करता है कि बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं कि रोबस्ट ग्रोथ हम रजिस्टर करेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री फिर रिकवर हो रही है, सर्विस सेक्टर ने भी फिर रिकवर करना शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट्स बेसिकली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लेकिन जो ग्लोबल ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो अभी भी अनसर्टेन बना हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड स्टेज पे, इन्फ्लेशन ज्यादातर कंट्रीज में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा क्योंकि इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं तो ज्यादातर कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो एक्स्ट्रा मनी उन्होंने पंप की थी अपनी अपनी इकोनॉमीज में इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, वो अब उस लिक्विडिटी को, उस एक्स्ट्रा कैश को या उस एक्स्ट्रा फंडिंग को अपनी इकोनॉमी से वापस विड्रॉ करना शुरू कर चुके हैं। और जिसकी वजह से इंपैक्ट होगा हमारे जैसी कंट्रीज में जो बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था उस पर हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिले। और इस वजह से इंडिया के डोमेस्टिक इंडिकेटर्स के अलावा क्योंकि ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उनका भी इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, तो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं उनको भी हमें बहुत माइन्यूटली या उनको बहुत डिटेल में स्क्रूटनाइज या उन पे ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि डोमेस्टिकली हम अच्छा करें लेकिन ग्लोबल इवेंट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी पे किसी तरह का मेजर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोब को फेस करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद पॉजिटिव न्यूज यह है कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा पिछले 2 साल में नेगेटिव रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, पॉजिटिव बेसिकली रहा, सरप्लस रहा। और इस वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे सेंट्रल बैंक हैं, वो और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करते चले गए। और इस वजह से 31 दिसंबर 2021 कि आप ओवरऑल पोजीशन देखें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व आपकी नजर में कितना होगा? टेक ए वाइल्ड गैस, रफली 634 बिलियन। ये वर्ल्ड का चौथा या पांचवा सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व देखा गया है। इस 634 बिलियन यूएस डॉलर्स रफली अगर आप इसको आंकें तो ये हमारा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके 13.2 मंथ्स को फंड कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे कंट्री का टोटल एक्सटर्नल डेट है, जो बाहरी कर्जा है, उससे भी ज्यादा आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारे कंट्री में 634 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में इंडिया को प्लेस करता है। गवर्नमेंट ने जब यह पेंडेमिक हिट हुआ तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हेल्थ रिस्पॉन्स में, साथ साथ लोगों के हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए फिस्कल सपोर्ट दिया, हेल्थ रिस्पॉन्स दिया, और इसकी वजह से जो ओवरऑल गवर्नमेंट का डेट है या हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 2020-21 में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि जैसे इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया, हमारे जो रेवेन्यूज हैं या हमारी जो अर्निंग है 2021-22 में वो भी लगातार अब तेजी से बढ़ती हुई नजर आने लगी है। इनफैक्ट जुलाई से अगर आप लगातार देखें तो जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो मंथ आफ्टर मंथ 1 लाख करोड़ के कलेक्शन को लगातार क्लियरली ब्रीच कर रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। इसका मतलब 2020-21 में हमारा जो फिजिकल सपोर्ट रहा कोरोना की वजह से या हेल्थ रिस्पॉन्सेज रहे, उसमें जो हमें पैसा खर्च करना पड़ा या लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ, फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ने लगा, गवर्नमेंट डेट बढ़ने लगा, वो अब
जो हमारे एडिशनल रेवेन्यू है या हमारी जो आय बढ़ रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे एक कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगी इस साल के जो अपने डिफरेंट फाइनेंशियल या फिजिकल बेसिकली टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में। और जब हमारे पास एडिशनल अर्निंग होगी, रेवेन्यूज होंगे, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी चीजों पे आप बेसिकली खर्च करेंगे या स्पेंड करेंगे जिनसे आप कोई कैपिटल एसेट बना पाए। और कैपिटल एसेट का मतलब है जो परमानेंट चीजें आप बना पाए, एक्सप्रेसवेज आप बना पाए, एसईजेड्स आप बना पाए, पोर्ट्स आप बना पाए, एयरपोर्ट्स आप बना पाए, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो फिक्स नेचर के हैं, जो आपको लॉन्ग टाइम तक बेसिकली यूज आ सकते हैं, यूटिलाइज आप जिनको कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास अब फिजिकल स्पेस ऐसा लगता है इस एडिशनल रेवेन्यू की वजह से फिर से क्रिएट होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट फिर से एडिशनल फिजिकल सपोर्ट हमारी इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स, बिजनेसेस को फिर से देने की पोजीशन में आ जाएगी। कोरोना की वजह से ग्लोबली बहुत टर्बुलेंट टाइम्स को विटनेस करना पड़ा, लेकिन जो कैपिटल मार्केट्स हैं हमारे इंडिया के, वो अच्छे ग्लोबल मार्केट्स की तरह एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट्स के थ्रू, या जिसको स्टॉक मार्केट्स कहा जाता है, सेंसेक्स कहा जाता है, उसके थ्रू जो कंपनीज हैं वो रिकॉर्ड अमाउंट्स में रिस्क कैपिटल को मोबिलाइज कर पाई हैं इंडियन कंपनीज। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी ओवरऑल बेटर पोजीशन में आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 2010-2011 के बाद जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या जिनको एनपीए कहा जाता है या बैड लोन्स कहा जाता है, उनका जो लगातार बढ़ते रहने का ट्रेंड था, अब वो फाइनली डिक्लाइन या कम होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जनरली अगर आप वैक्सीनेशन की बात देखें तो जनरली एक हेल्थ रिस्पॉन्स या आपकी हेल्थ स्ट्रैटेजी के रूप में ही आप उसको देखेंगे, लेकिन क्योंकि पिछले 2-2.5 साल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रही, किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी, तो वो कोरोना की वजह से या इस हेल्थ पैंडेमिक की वजह से मेजरली नेगेटिवली इंपैक्ट हुई। और इस वजह से वैक्सीनेशन सिर्फ एक हेल्थ रिस्पॉन्स के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लेवल ऑफ वैक्सीनेशन हो जिस भी कंट्री में, जिस भी इकोनॉमी में, वो काफी हद तक ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली इकोनॉमी को कितना ओपन अप किया जाए, किस किस सेक्टर को ओपन अप किया जाए, किस किस फेज में बेसिकली ओपन अप किया जाए। इसका मतलब इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो वैक्सीनेशन लेवल्स हैं, हमारा रिस्पॉन्स रहा है, वो भी एक मेजर इंपैक्ट या रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, खासतौर से जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों। और अगर आप आज की बात देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 157 करोड़ डोजेस से ज्यादा डिलीवर किए हैं, जिसमें से 91 करोड़ जो लोग हैं उनको कम से कम एक डोज लग चुका है और 66 करोड़ लोगों को कम से कम दोनों डोजेस लग चुके हैं। इसके अलावा लोग बूस्टर डोज लगवाना भी शुरू कर चुके हैं और 15 से 18 ईयर्स का जो एज ब्रैकेट है उसमें भी वैक्सीनेशंस में तेजी देखी जा रही है। तो एक अच्छा हेल्थ स्ट्रैटेजी या रिस्पॉन्स तो है ही है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था उसको भी हम शील्ड कर पाने की पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद जो एक मेजर वरी है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे ग्लोब के लिए, ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए, वो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन या बढ़ती हुई महंगाई दर। ये दोनों ही तरह की इकोनॉमीज, चाहे वो एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमीज हो या इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, दोनों में एक मेजर इशू के तौर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। इंडिया की अगर हम बात करें और खासतौर से इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, ये दिसंबर 2021 में रफली 5.6 के आसपास आंका गया है, जो ओवरऑल 4 to 6% की रेंज है इन्फ्लेशन की, उस रेंज ब्रैकेट में तो है लेकिन हायर साइड में दिखाई देता है। वहीं पे इससे ज्यादा जो एक्चुअली चिंता का सब्जेक्ट है, जो वरी करता है इंडियन इकोनॉमी को, वो है हमारा WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, जो एक्चुअली डबल डिजिट्स में 10% से भी ज्यादा में एस्टिमेट होता हुआ दिखाई देता है। गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइजेशन है कि हमें वो स्टेप्स लेने होंगे जिसके थ्रू हम इस इन्फ्लेशन को, चाहे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हो या सीपीआई इन्फ्लेशन हो, इनको कम करना होगा, कंट्रोल में लाना ही होगा। ओवरऑल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात देखें तो ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी एक अच्छी पोजीशन में, चाहे हमारा फॉरेक्स हो, चाहे हमारे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे हमारा वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे हमारे बैंकिंग सेक्टर को लेके जो पोजीशन हो, सर्विस सेक्टर वापस से रिकवर कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन सभी चीजों को लेके
अच्छी पोजीशन में दिखाई देता है, लेकिन इन्फ्लेशन हो या हमारे इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स हो या जो थर्ड वेव है वो कैसे प्ले आउट करेगी, या फ्यूचर में कोई नया वेरिएंट निकल के आता है पेंडेमिक का, वो कैसे प्ले आउट करेगा, ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे भी और इंडियन इकोनॉमी पे भी। गवर्नमेंट ने जब पेंडेमिक ने हिट किया तो कई तरह की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया, और अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें तो इसको एक रिजिड रिस्पॉन्स की बजाय एक फ्लेक्सिबल आप बेसिकली स्ट्रैटेजी के तौर पे देख सकते हैं। इंडिया ने तुरंत कोशिश की कि जो हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं, खासतौर से माइग्रेंट लेबर्स एटसेट्रा या बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारे सेक्शंस हैं, उनको कैसे सेफ्टी नेट से सिक्योर किया जाए, कैसे उनको राशन पहुंचाया जाए, कैसे उनकी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा किया जाए, ताकि जो लार्ज सेक्शंस इस पेंडेमिक की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं उनको एक क्वेश्चन दिया जा सके। इकोनॉमिक सर्वे इन सारे फ्लेक्सिबल इटरेटिव अप्रोचेस या स्ट्रैटेजीज को एजाइल अप्रोच के थ्रू समराइज करने की कोशिश करता है, और इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है कि इस एजाइल अप्रोच को, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी कब ट्रिगर की जाए, किस मेजर में ट्रिगर की जाए, किस फेज में ट्रिगर की जाए, किस अमाउंट में ट्रिगर की जाए, किसको टारगेट किया जाए, ये सारे डिसीजंस एक्चुअली सिर्फ किसी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं लिए गए हैं, लेकिन 80 से भी ज्यादा या 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिनको HFIs कहा गया है, उनका जो रियल टाइम डेटा है उसको स्टडी, उसको एनालाइज करने के बाद लिया गया है, ताकि ये जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, चाहे आप डोमेस्टिक इकोनॉमी देख लें, चाहे आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देख लें, उस सारे अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में भी जो सबसे बढ़िया, अच्छा, बेहतर डिसीजन हो उसको लिया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट लगातार कोशिश में यह भी है कि जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं, ताकि हमारी फैक्ट्रीज का आउटपुट बढ़ सके एटसेट्रा, उनको भी वॉर स्केल पे लिया जा सके, और जो डिमांड मैनेजमेंट है उसको भी एड्रेस किया जाए, और जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं उसको कई तरीके से अचीव करने की कोशिश की गई है। जैसे जो कई सारे सेक्टर्स हैं उनको डीरेगुलेट कर दिया गया है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे जो लेगेसी इश्यूज हैं उनको भी फाइनली सेटल करने की कोशिश की गई है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया है, और बहुत सारे एरियाज में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या PLI स्कीम जिसको कहते हैं, कि जितना ज्यादा आपकी सेल्स होगी, प्रोडक्शन होगी, उसी के हिसाब से आपको इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे एरियाज में 13 डिफरेंट सेक्टर्स में 1.93 लाख करोड़ की PLI स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो कैपिटल स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, उसमें भी मेजर इंक्रीज देखा जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों ही और ज्यादा बढ़ने के डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट का मेजर फोकस है कि गवर्नमेंट की जो मेजर स्पेंडिंग है उसका एक मेजर चंक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेसिटी, उसमें बेसिकली जाए, ताकि फ्यूचर में भी अपनी ग्रोथ के लिए आज से ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स या फाउंडेशन क्रिएट कर सके। तो दोस्तों, ओवरऑल इस तरह की पिक्चर हमें बेसिकली दिखाई देती है हमारी इकोनॉमी की, उसके डिफरेंट सेक्टर्स की। 9.2% इस साल, नेक्स्ट ईयर 8 to 8.5%। अलग अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, GVA में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर क्या कर रहा है, सर्विस सेक्टर की क्या पोजीशन है, इसके अलावा ग्लोबल बेसिकली थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, इंडिया की ओवरऑल एजाइल रिस्पॉन्स या स्ट्रैटेजी क्या रही, किस तरीके से हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई दोनों बेसिकली साइड्स को एड्रेस करने की कोशिश की। अब हम आज के लेक्चर में डिटेल में एक एक चीज को, एक एक सेक्टर को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि जो इकोनॉमी की रिकवरी है, खासतौर से प्री पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक लेवल से, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हो जाए। जो सेकेंड हाफ रहा 2020-21 का, उसके सेकेंड हाफ से ही लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया विटनेस करता हुआ दिखाई देता है, और एडवांस एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि 2021-22 में इंडिया की जीडीपी एक रिकॉर्ड एक्सपेंशन एट द रेट ऑफ 9.2% को विटनेस करने की डायरेक्शन में प्लेस्ड है। अगर आप ये ग्राफ देखें तो क्लियरली इसमें जो पहला ग्राफ है, आप जो ब्लू लाइन देखेंगे वो बेसिकली जीडीपी सजेस्ट करती है, और जो ऑरेंज लाइन है वो GVA सजेस्ट करती है। दोनों ही लाइंस हमें बताती हैं कि जो हमारी ओवरऑल जीडीपी रही, वो अगर आप जीडीपी टर्म्स में देखेंगे तो रफली 38-39 लाख करोड़ आप एस्टिमेट कर सकते हैं पैंडेमिक से पहले। वहीं आप अगर अभी सेकेंड वेव से पहले देखेंगे तो वो बढ़कर रफली 39 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट दिखाई देती है। सिमिलरली अगर आप GVA देख लेंगे तो पैंडेमिक या फर्स्ट लॉकडाउन से पहले रफली
34 लाख करोड़ के आसपास दिखाई देता है, जो अभी सेकेंड वेव 2020-21 के Q4 के आसपास रफली बढ़कर 35-36 लाख करोड़ के आसपास दिखाई देता है। तो क्लियरली ओवरऑल ट्रेंड ऐसे दिखाई देते हैं कि ऑलरेडी सेकेंड वेव से पहले ही हमारी जीडीपी या जीवीए, जिस भी टर्म्स में आप ओवरऑल इकोनॉमी को एस्टिमेट करना चाहें, जो पैंडेमिक से पहले हमारे लेवल्स थे उनको ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी क्रॉस कर चुकी है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी 3.1 ट्रिलियन के आसपास अब एस्टिमेट की जाने लगी है। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हो जाए डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, क्या वो बेसिकली सेक्टरल ट्रेंड्स हैं। और जैसा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसा लगता है कि सबसे कम बेसिकली इंपैक्ट हुआ पैंडेमिक का, और 2021-22 में भी इसका जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो रफली 3.9% के आसपास है, और पिछले साल रफली 3.6%, उससे पहले 4.3% के आसपास एग्रीकल्चर लगातार ग्रो करता चला रहा है। चलिए क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया के जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में रफली कितना अभी बेसिकली कंट्रीब्यूट करता होगा? 18.8% लेटेस्ट एस्टिमेट है एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन का इंडिया के ओवरऑल जीवीए में। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर ओवरऑल जीवीए हमारी इकोनॉमी की रफली 37 लाख करोड़ है, तो उसमें से 18.8% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप ये टेबल देखें स्क्रीन पर, तो इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे पहली जो लाइन आइटम है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की है, सेकंड फिर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी माइनिंग, क्योरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंडस्ट्रीज, फिर सर्विसेज सेक्टर्स, और ओवरऑल बॉटम पे आपको टोटल नेट दिखाई देता है तीनों सेक्टर्स का। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो 2019-20 में 4.3% के आसपास ग्रोथ दिखाई दी, 2020-21 में 3.6%, और ऐसा लगता है 2021-22 में फिर से बढ़ के रफली 3.9%। रिकवरी हमारी रही 2019-20 से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलरेडी 107% के आसपास हम लेवल पर पहुंच गए हैं। सिमिलरली अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो 2019-20 में ये -1.2 पे एस्टिमेट किया गया, और 2020-21 में हमारे मेजर लॉकडाउन की वजह से ये -7% कॉन्ट्रैक्ट किया, जो 2021-22 में रफली 11.8% एक्सपेंड करता हुआ दिखाई देता है, और प्री पैंडेमिक लेवल से ये रफली 104% ज्यादा हमको दिखाई देता है। सर्विसेज सेक्टर 7.2% आप देखेंगे 2019-20 में, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिसमें ह्यूमन कांटेक्ट इन्वॉल्व है। ऐसे सेक्टर्स खासतौर से होटल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया 2020-21 में, -8.4%। बट द गुड न्यूज इज कि 2021-22 में ये फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में आके 8.2% की ग्रोथ को रजिस्टर करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल अगर आप इसको प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तो 99.2%, मतलब सर्विसेज सेक्टर अभी भी जो पैंडेमिक से पहले इसका लेवल रहा वहां तक फुली रिकवर नहीं हो पाया है, ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया है। इस सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को अभी थोड़ा और वक्त लगेगा प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचकर और ज्यादा ग्रोथ को रजिस्टर करने में। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की डिटेल्स में चले जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करना शुरू कर दें, तो ऐसा लगता है कि एरिया जिसमें खरीफ क्रॉप हो चाहे रबी क्रॉप्स हो, उनका जो प्रोडक्शन है चाहे वीट का हो, राइस का हो, वो पिछले कई सालों में और इस साल भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें और जो खरीफ साइकिल अगर आप देखेंगे 2021-22 की, तो प्रीवियस ईयर मतलब 2020-21 के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखाई देता है। करंट ईयर की अगर हम ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन की बात कर लें तो खरीफ सीजन में ऐसा लगता है कि हम एक रिकॉर्ड बेसिकली लेवल पे 150 मिलियन टन्स बेसिकली प्रोडक्शन करेंगे खरीफ क्रॉप्स का। मतलब इंडिया का जो खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन 150 मिलियन टन से भी कहीं ज्यादा होगा, और इस वजह से हमारा जो प्रोक्योरमेंट है, सेंट्रल डिफरेंट पॉलिसीज, मिड डे मील हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, फेयर प्राइस शॉप्स हो, उसको फंड करने में या वहां तक सप्लाई करने में, या ओवरऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी और फार्मर की इनकम्स को इंश्योर करने में इस बेसिकली ट्रेंड का एक मेजर कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है। इसके अलावा इस सारी क्रॉप के बढ़ने का एक मेजर रीजन यह भी माना जा रहा है कि पिछले साल का जो मॉनसून रहा काफी अच्छा रहा। इनफैक्ट अगर आप ग्राफ देखेंगे स्क्रीन पे तो वहां पे जो ओवरऑल
पानी का लेवल रहा डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वॉयर्स में, मॉनसून की वजह से वो 10 साल का उनका जो एवरेज था उससे कहीं ज्यादा आंका गया है। अगर आप स्क्रीन पे जो एरिया सोन अंडर फूड ग्रेन है 2018-19 की अगर आप बात कर लें तो रफली 537 लाख हेक्टेयर्स रहा। ये रबी क्रॉप को लेके 2019-20 में 586 लाख हेक्टेयर्स हो गया और 2020-21 में बढ़ के 601 लाख हेक्टेयर्स हो गया। लेकिन 2021-22 का डेटा अभी इकोनॉमिक सर्वे में पूरी तरह कैप्चर नहीं हुआ है। खरीफ का डेटा पूरी तरह कैप्चर किया गया इकोनॉमिक सर्वे में और 2018-19 में जो 700 लाख हेक्टेयर्स बेसिकली टोटल फूड ग्रेन्स के अंडर या खरीफ क्रॉप्स के अंडर था, वो 1920 में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहा, लेकिन 2020-21 में बढ़ के 732 लाख हेक्टेयर्स हो गया और 2021-22 में बढ़ के 743 लाख हेक्टेयर्स के आसपास हो गया। सिमिलरली अगर आप बार चार्ट देखेंगे स्क्रीन पे तो उसमें जो प्रोडक्शन है हमारे दो मेजर क्रॉप्स का, व्हीट और राइस का, गेहूं और चावल का, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2014-15 में जो व्हीट प्रोडक्शन हमारा रफली 860-870 बेसिकली लाख हेक्टेयर्स हुआ, वो 2020-21 में बढ़ के रफली 1100 लाख हेक्टेयर्स के आसपास पहुंच गया। सिमिलरली अगर आप पैडी प्रोडक्शन देखेंगे तो 2014-15 में जो पैडी प्रोडक्शन हमारा 1060 के आसपास लाख हेक्टेयर्स हुआ, वो 2020-21 में बढ़ के 1200 लाख हेक्टेयर्स के आसपास पहुंच गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन जिसे मैं कहूंगा हमारे पूरे प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है। ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ, लगातार पॉजिटिव ग्रोथ, ओवरऑल जो सोन एरिया है चाहे खरीफ क्रॉप्स हो, रबी क्रॉप्स हो, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा मॉनसून बेसिकली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो टोटल प्रोडक्शन है खरीफ का जैसे 150 मिलियन टन को इस बार ऐसा लगता है एक्सीड कर जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। अब जरा बात हो जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जो 2020-21 का ट्रेंड देखा कि जब पैंडेमिक ने हिट किया एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर रफली 7% के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन गुड न्यूज इज कि ऐसा लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 11.8% का पॉजिटिव उसमें एक्सपेंशन देखा जाएगा। जो सब सेक्टर्स हैं खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग हो, इनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया इस बेसिकली पैंडेमिक के इंपैक्ट से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री भी चाहे माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अब बेसिकली 2021-22 में लगातार वापस बढ़त की तरफ दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे जीवीए में कितना था? 18.8%। इंडस्ट्री का रफली कितना होगा? 28.2% के आसपास। अगर आप स्क्रीन पे ये टेबल फिर से एक बार देखेंगे तो बहुत क्लियरली इंडस्ट्री का जो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है 2019-20 में वो रफली 26.7% था, जो 2020-21 में घटकर, क्योंकि 7% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन देखा, तो घटकर 25.9% हो गया। और जब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन घटा एग्रीकल्चर का, जो 2019-20 में 18.4% था, वो बढ़कर 20.2% हो गया। लेकिन इस साल इंडस्ट्री फिर से पॉजिटिव ग्रोथ पाथ पर दिखाई देती है और एस्टिमेट है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन या अलाइड सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन फिर से घट के 18.8% के आसपास हो जाएगा और 26.7 से घटकर 25.9 और अब फाइनली 28.2% के आसपास हमारा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली आप सर्विसेज अगर देखें तो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 2019-20 में रफली 55% हुआ करता था, लेकिन पैंडेमिक ने जब नेगेटिवली इंपैक्ट किया और 8.4% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन देखा गया तो इसका कंट्रीब्यूशन घट के 53.9% हुआ। लेकिन अब ऑलमोस्ट 99.2% के आसपास रिकवरी हो चुकी है और ऐसा लगता है 2021-22 में सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रफली 53% के आसपास रहेगा। दोस्तों, जनवरी 2021 से अगर आप लगातार देखें तो जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, खासतौर से कि इंडस्ट्री हमारे साथ कैसा परफॉर्म कर रही है, जैसे पीएमआई इंडेक्स हो या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग, ये 50 से ऊपर लगातार मेंटेन अपने आप को करता दिखाई देता है। इसका मतलब एक्सपेंशनरी जोन्स में है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारी लगातार पॉजिटिव दिखाई देती है। सिमिलरली अगर आप आईआईपी का डेटा देखें, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी सिमिलर पैटर्न हमको एक्सपेंशन का दिखाई देता है। इसका मतलब नवंबर 2021 में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग कोर इंडस्ट्रीज हैं, और कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं? 8 डिफरेंट कोर इंडस्ट्रीज, वो ऑलरेडी जो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे उसको नवंबर 2021 में ही बेसिकली क्लियरली क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप स्क्रीन पे जो ग्राफ देखेंगे,
पहला ग्राफ इंडस्ट्रियल आउटपुट का और दूसरा पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का। पहला जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का ग्राफ है उसमें जो ब्लू सॉलिड लाइन है वो 8 हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके डेटा को पब्लिश करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑरेंज डॉटेड लाइन है वो जो आईआईपी या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फर्स्ट लॉकडाउन के प्री पैंडेमिक लेवल से सेकंड वेव से पहले का लेवल देखें, चाहे वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का हो या आईआईपी जनरल इंडेक्स हो, दोनों ही प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर आप पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो उसमें भी फर्स्ट लॉकडाउन या प्री पैंडेमिक लेवल को ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्रीज सितंबर 2020 में ही क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, और दिसंबर में क्लियरली या नवंबर में 2021 में क्लियरली हम प्री पैंडेमिक लेवल से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। गवर्नमेंट लगातार इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जॉब्स जनरेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाती चली जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक और सेक्टर है जिसमें भी ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं, वो है हाउसिंग सेक्टर। चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इसमें भी चाहे आप आरबीआई का डेटा देख लें या रियल एस्टेट कंपनीज का जो डेटा है उसको आप देख लें, इंडियन रेजिडेंशियल रियल मार्केट 2021 में जो सेल्स हैं, प्राइसेस हैं या न्यू लॉन्चेस हैं प्रोजेक्ट्स की हाउसिंग को लेके, उसमें भी हमें लगातार बढ़त दिखाई देती है दोस्तों। अगर आप स्क्रीन पे ये जो ग्राफ देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिकेटर्स, तो इसमें आप चाहे सीमेंट प्रोडक्शन देख लें या स्टील कंजम्पशन देख लें, दोनों ही बेसिकली इंडिसेस हैं इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि हमारा जो हाउसिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों में ही जो प्री पैंडेमिक लेवल है उसको कहीं ज्यादा एक्सीड या मीट करते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे स्क्रीन पे जिसमें हाउसिंग सेल्स आपको दिखाई देती हैं, तो 2019-20 के बाद 2020-21 में एक शार्प डिप दिखाई देता है, लेकिन 2021-22 में फिर से एक अपटिक दिखाई हमको देखने को लग जाता है। सिमिलरली अगर आप हाउसिंग प्राइस बेसिकली डेटा देखेंगे आरबीआई का, तो उसमें भी जो ओवरऑल प्राइसिंग है हाउसेस की वो फिर से बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब हाउसिंग की डिमांड फिर से अपस्विंग पे दिखाई देती है दोस्तों। तो बात हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर की डिटेल में, सब सेक्टर्स की, सिमिलरली इंडस्ट्री की, साथ ही साथ उसके डिफरेंट सब सेक्टर्स की, कोर इंडस्ट्रीज की, हाउसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब बात हो जाए जो हमारा लास्ट सेक्टर बचता है, अब हम बात करेंगे सर्विसेज सेक्टर। और जैसा हमने देखा कि सर्विस सेक्टर ऐसा लगता है कि 53-54% के आसपास हमारे जीवीए में कंट्रीब्यूट करते हैं, और सर्विस सेक्टर वो सेक्टर रहा जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा हिट हुआ, और ऐसे एरियाज या ऐसे सब सेक्टर्स जिसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व हो उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। 2020-21 में 8.4% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, लेकिन गुड न्यूज इज ऐसा लगता है 2021-22 में फाइनली फुली रिकवर होते हुए 8.2% के आसपास का पॉजिटिव ग्रोथ हमको दिखाई देगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें ऐसा नहीं कि सारे सब सेक्टर्स में यूनिफॉर्म या सेम टाइप की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही होगी। जैसे फाइनेंस सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट्स हो, वो ऐसा लगता है कि प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसे सब सेक्टर्स, खासतौर से ट्रैवल हो जाए, ट्रेड हो जाए, होटल्स हो जाए, वो ऐसा लगता है अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्टॉप स्टार्ट नेचर है इस पूरे पैंडेमिक का, कि कब सेकंड वेव आ जाए, थर्ड वेव आ जाए, फोर्थ वेव आ जाए और सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल बेसिकली सब सेक्टर्स हिट होते हैं, इसकी वजह से भी जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं सर्विस सब सेक्टर को लेके, उसमें एक मेजर अनसर्टेनिटी बनी हुई है दोस्तों। जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सर्विसेज हैं वो अभी भी कोविड की वजह से काफी हद तक इंपैक्ट हैं, और ये हमको क्लियरली जो सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है सर्विसेज, उससे लगातार ये डेटा दिखाई देता है। इसके अलावा जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं 80 से भी ज्यादा जो गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया है उनका रियल टाइम डेटा, ताकि सही डिसीजंस लिए जा सके, वो भी इसी बात की तरफ इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर्स को भी यूज किया है, ट्रांजिट स्टेशंस में क्या मोबिलिटी हो रही है, क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको भी बेसिकली यूटिलाइज किया है। सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी खासतौर से ट्रैवल, ट्रेड और होटल सेक्टर के बारे में रियल इंफॉर्मेशन को ग्लीन करने को लेकर। जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो डिस्टेंस इनेबल सर्विसेज हैं, उसमें भी जो मेजर गैप हमको दिखाई देता है, क्योंकि अब लोग कोरोना की वजह से वर्क स्पेस नहीं जा रहे हैं, ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं।
इसकी वजह से जो डिस्टेंस इनेबल सर्विसेज है उसमें भी हमें क्लियर नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल पैकेज रहा कि क्या हमें वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं अलग अलग बेसिकली एरियाज में, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, और इनके भी जो डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं, चाहे खरीफ क्रॉप हो, रबी क्रॉप हो, टोटल सोन एरिया हो, व्हीट और पैडी के प्रोडक्शन में क्या दिखाई देता है, इंडस्ट्री में, कोर इंडस्ट्रीज में क्या दिखाई देता है, बाकी इंडस्ट्रीज में क्या दिखाई देता है, कंस्ट्रक्शन हाउसिंग में क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली सर्विसेज सेक्टर में, कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज में, या जो बेसिकली ट्रैवल ट्रेड एटसेट्रा है, मोबिलिटी सेक्टर है, इनमें किस तरह के सर्विस सेक्टर में ट्रेंड दिखाई देते हैं, किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन का जीवीए में रहा है, कैसे वो बेसिकली डिक्रीज हुआ, कैसे अब वापस से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्या डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, क्या इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, इन सब का ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन के बाद अब बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मेजर सेक्शन रहेगा आज के डिस्कशन का, वो रहेगा कि डिमांड के बेसिकली क्या क्लियरली ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, क्या पब्लिक कंजम्पशन के ट्रेंड्स हैं, क्या बेसिकली प्राइवेट कंजम्पशन के ट्रेंड्स हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन सारे जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं या पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं उनको अकाउंट में लेते हुए अपना जो बजटिंग है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इन सभी इनपुट्स को लिया जाए, ताकि जहां पे हमको कमी दिखाई दे उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सके। जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो इकोनॉमी है खासतौर से डिमांड साइड को लेके उसके ज्यादातर कंपोनेंट्स ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी क्लियरली दिखाई देता है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है ये अभी एक्चुअली फुल रिकवरी लेवल्स पे दिखाई नहीं देता है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन जो रिफ्लेक्शन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को लेके वो क्लियरली स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमको दिखाई देता है। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो भी उसी तेजी से या उससे कहीं ज्यादा तेजी से दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आप अभी स्क्रीन पे ये टेबल देखेंगे तो इसमें जो टोटल कंजम्पशन है 2019-20 पे 5.9% के आसपास देखा गया है, 2020-21 में नेगेटिव टेरिटरी में -7.3%, फाइनली 7% के आसपास 2021-22 पे ये रिकवर होता हुआ दिखाई देता है, जो प्री पैंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में 99.2% के आसपास देखा गया है। अब इसका अगर आप डाइसेक्शन करें गवर्नमेंट कंजम्पशन तो प्री पैंडेमिक लेवल के रफली 110% के आसपास है, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी रफली 97.1% के आसपास ही रिकवर होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब जो भी ग्रोथ है वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ही होती हुई दिखाई देती है। प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट कैपिटल अभी भी मार्केट में उस लेवल पे हमको कंज्यूम होता हुआ आता हुआ दिखाई नहीं देता है। जो टोटल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्री पैंडेमिक लेवल के रफली 102.6% के आसपास है। एक्सपोर्ट्स हमारे रफली 111.1% के आसपास है, लेकिन इंपोर्ट्स 111.8% के आसपास है अगर आप पैंडेमिक से पहले के लेवल से इसको कंपेयर करेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स कहीं तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप 2021-22 का केस देख लें तो एक्सपोर्ट 16.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इंपोर्ट्स वहीं पे 29.4% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बेसिकली ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं जिसे कहूंगा। वहीं अगर आप टेबल देखें स्क्रीन पे तो इसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स का जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, टोटल कंजम्पशन का इसमें आप देखें, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का देख लीजिए, नेट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स सभी का अगर आप देखें तो एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाती है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन का बहुत मेजर रोल हमको दिखाई देता है। एक्सपोर्ट्स हमको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट्स का जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो भी एक रिस्क बनी हुई है हमारी पूरी इकोनॉमी को लेके। तो दोस्तों ये तो ओवरऑल क्या डिफरेंट सेक्टरल ट्रेंड्स हैं, क्या बेसिकली कंजम्पशन के ट्रेंड्स हैं, उस पर एक डिस्कशन हो गया। अब गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को, खासतौर से पैंडेमिक का जो इंपैक्ट है या जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसके इंपैक्ट को क्वेश्चन करने के लिए, कम करने के लिए क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। इसको एजाइल स्ट्रेटेजी भी कहा जा रहा है, मल्टी लेयर्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी भी कहा जा रहा है, और सबसे पहले जो सबसे मेजर बेसिकली स्टेप कहा जा सकता है उसको कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो वनरेबल सेक्शंस हैं, जो हमारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो सकता है, उनके ऊपर उस नुकसान को सबसे कम बेसिकली पहुंचने दिया जाए। इसके लिए कई सारे सेफ्टी नेट स्कीम्स के थ्रू अपने क्वांटम को बढ़ाकर उनके ऊपर असर को कम करने की कोशिश की है।
कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स अगर हम देख लें, जैसे कैश ट्रांसफर स्कीम्स, जिसमें जो 3 मंथ के अंदर 500 रुपीज पर मंथ ट्रांसफर किए जाते हैं, खासतौर से विमेन को उनके जनधन अकाउंट में लेके। और इस स्कीम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने रफली 31,000 करोड़ रुपीस बेसिकली रिलीज किए हैं, जिसमें 20.64 करोड़ विमेन बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचा है। सिमिलरली पैंडेमिक के दौरान विडोज हो, दिव्यांगजन हो, एल्डरली हो, इनको 1000 से भी ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस को कैश ट्रांसफर किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2800 करोड़ के आसपास स्पेंड किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपीज दिए जाते हैं 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, एक बेसिकली ईयर्स में 1.8 लाख करोड़ के आसपास इसमें ट्रांसफर किए गए हैं। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई स्कीम से फोकस किया है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट राशन या फूड ग्रेन्स दिए गए हैं 80 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 5 किलो पर पर्सन पर मंथ जो उनको रेगुलर राशन मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फूड ग्रेन्स पीडीएफ या बेसिकली फेयर प्राइस शॉप, उसके अलावा बेसिकली एडिशनल इस फूड को उनको दिया गया है। इसके वजह से गवर्नमेंट ने रफली 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की स्पेंड इस पे एडिशनली की है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें डिटेल में आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो मेजर रिफॉर्म है वन नेशन वन राशन कार्ड एक्चुअली है क्या। इसकी वजह से अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो आपका राशन कार्ड वहां पर भी उसी तरीके से उतना ही एफिशिएंटली वर्क करेगा। इसके अलावा कुकिंग गैस सिलेंडर्स उज्ज्वला योजना में कैसे अवेलेबल करवाए हैं 8 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो रोजगार योजना है, इसमें भी माइग्रेंट वर्कर्स खासतौर से बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, इनको 50 करोड़ से भी ज्यादा मैंडेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेसिकली उपलब्ध करवाया है 40,000 करोड़ के आसपास की स्पेंडिंग से। सिमिलरली नरेगा को और बूस्टअप बेसिकली किया गया है, 1,11,000 करोड़ रिलीज किए गए हैं 2020-21 में, और 2021-22 में भी रफली 68,000 करोड़ के आसपास इसमें फंड रिलीज किया गया है। इसके अलावा ईपीएफ में जो बेसिकली डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी बूस्टअप करने की कोशिश की गई है। हाउसिंग में 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2021-22 में रफली 33.99 लाख हाउसेस को कंप्लीट करवाया गया है, और 2021-22 में रफली 26.2 लाख हाउसेस को कंप्लीट करवाया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप अर्बन देख लें तो इसमें 2020-21 में 14.56 लाख हाउसेस, वहीं 2021-22 में रफली 4.449 लाख हाउसेस को कंप्लीट करवाया गया है। स्किल डेवलपमेंट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY जिसको कहा जाता है, इसमें भी 2020-21 में रफली 38,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है और 49,000 कैंडिडेट्स को डिफरेंट जॉब्स में प्लेस भी किया गया है। वहीं 2021-22 में देखें तो 14,568 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है, 21,000 से ज्यादा बेसिकली लोगों को, ट्रेन लोगों को बेसिकली डिफरेंट एरियाज में प्लेस किया गया है। इसके अलावा एमएसएमईज की बात कर लें तो एमएसएमईज में एक मॉरिटोरियम लाया गया कि उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी पे नहीं करना पड़ेगा, ताकि पैंडेमिक का उनके ऊपर जो इंपैक्ट रहा उससे उनको क्वेश्चन किया जा सके। इसके अलावा जो एमएसएमईज का डिफॉल्ट लोन है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आरबीआई की स्कीम्स लाई गई। इसके अलावा उनको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी दी गई कि आपकी जो एडिशनल फंडिंग है 4.5 लाख करोड़ के डिफरेंट बिजनेसेस को, उसको किस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जा सके या उसको कैसे गारंटी किया जा सके। इसके अलावा जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमईज की, उसको भी एक मेजर बेसिकली माइलस्टोन पॉलिसी के तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा क्रेडिट की जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिस वजह से जो मिनिमम थ्रेशोल्ड पहले था 1 लाख का, उसको 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, ताकि ऐसी कंपनीज जो अपना पैसा वापस नहीं चुका पा रही हो पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से, उनको शील्ड किया जा सके। इसके अलावा एक टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ की इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज आरबीआई के थ्रू सेटअप की गई, उसके थ्रू कैसे हम मदद कर सके अपनी इंडस्ट्रीज की, उसको भी सेटअप किया गया। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लैंडिंग के लिए, उसको भी रफली 7,500 करोड़ के थ्रू बेसिकली फंड किया गया। इसके अलावा जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसके लिए भी रफली 45,000 करोड़ को ईएमआर बेसिकली किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे पीवी स्वनिधि स्कीम हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसको आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आपको ऑलरेडी दोस्तों पता होगा। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि मॉनेटरी और फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट डेटा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है आरबीआई की, उसने रेपो रेट को
115 बेसिस पॉइंट से कट किया फरवरी से मई 2020 के बीच में, ताकि लूज मनी पॉलिसी को अनलीश कर सके, ज्यादा फंड हम मार्केट में अवेलेबल करवा सके, जिससे हमारी ग्रोथ पे बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। और जो हमारा रेपो रेट है, जिसको आप बेस रेट भी कहते हैं, उसको भी 4% से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, बैंक रेट है, उनको भी 4.25% के आसपास फ्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कम किया गया 3.35% के आसपास, ताकि बैंक्स पैसा आरबीआई में डिपॉजिट ना करें, लेकिन लोगों को लोन दें, कर्ज दें, ताकि उनके पास पैसा अवेलेबल हो नए बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए या बेसिकली स्पेंड करने के लिए। तो दोस्तों, ये बेसिकली रहा जो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसका जो पहला समरी चैप्टर है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। डिफरेंट उसके सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज सेक्टर हो, डिफरेंट सब सेक्टर्स हो, क्या हमारी एक्सटर्नल डेट की सिचुएशन है, क्या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, क्या फॉरेक्स रिजर्व्स की सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे प्ले आउट कर रहा है, डिफरेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को गवर्नमेंट ने कैसे यूज किया है, या हमारे जो वनरेबल सेक्शंस हैं जिनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, उनको शील्ड करने के लिए जो एजाइल स्ट्रेटेजी है या सेफ्टी नेट्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स की। इसके अलावा सप्लाई साइड को कैसे रिफॉर्म किया जा सके, डिफरेंट रिफॉर्म्स को लाके, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की है। ये हमारा आज का जो पहला लेक्चर है इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22 की सीरीज में, ये आज के लेक्चर को बेसिकली कंक्लूड करता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो बेसिकली होगा लेक्चर नंबर 2, वो बेस्ड होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22, और वो बेसिकली कवर करेगा कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में फिस्कल डेवलपमेंट्स को। उसमें हम बात करेंगे कि क्या हमारी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी रही, खासतौर से पेंडेमिक के आउटब्रेक के बाद में, क्या डिफरेंट फिस्कल इंडिकेटर्स हमको सजेस्ट करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में क्या डेटा हमको शो करते हैं। इसके अलावा हम इस पे भी बात करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं गवर्नमेंट फाइनेंसेस को लेके, सेंटर के, स्टेट के या जनरल गवर्नमेंट के, वो बेसिकली हमें क्या बताते हैं। और लास्ट में लेक्चर नंबर 2 को हम रैप अप करेंगे जो अलग अलग पॉलिसी मेजर्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है, जो पैसा खर्च करती है, उसको ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए, ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाए, उसके लिए ऑलरेडी क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं, क्या स्टेप्स सजेस्ट किए गए, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन लेक्चर नंबर 2 में किया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 एक्सटर्नल सेक्टर को कवर करेगा, और इसी तरीके से मुझे लगता है अगले 10 लेक्चर्स में इकोनॉमिक सर्वे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर नंबर 2। जय हिंद, जय भारत।